उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम अब बहुत ही नजदीक है। आप धीरे धीरे एग्जाम की तरफ अग्रसर हैं। तनाव भी बढ़ रहे होंगे, डर भी बढ़ रहा होगा, लेकिन इस समय घबराकर अपने संतुलन को खोने का नहीं है। इस समय एकाग्र रहकर, संतुलित रहकर अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने का है। जो आपने पढ़ा है, जो आपने सीखा है, जो आपने अभी तक अप्लाई किया है, उसको और मजबूत बनाने का है। बहुत ज्यादा नई चीजों को ना सीख करके पुरानी चीजों को इंप्रूव करिए। निश्चित तौर पर आप सफल होंगे, ये हमारा विश्वास है, और यह विश्वास आपके अंदर भी होना चाहिए जो आपको सफलता तक ले जाएगा। किसी भी तैयारी के लिए जो प्रीवियस ईयर पैटर्न होता है वह जान लेना बहुत ही जरूरी है। जैसे इस समय हमारी व्यथा यही है कि अगर पेपर टफ आए, पेपर का पैटर्न कैसा आए, पेपर को कैसे हम समझें कि हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, मॉक टेस्ट में हम अच्छे रिजल्ट ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं। इस समय की ये व्यथा से वो दूर करने के लिए आपको रियलाइज करना जरूरी है कि पिछली परीक्षाओं में प्रश्न पूछे कैसे गए थे। मैंने यह प्रयास कई वीडियो के माध्यम से किया। आपने देखा कि लगभग 4-5 मैंने वीडियो पिछली परीक्षाएं जो कि 2019 में हुई, 18 में हुई, उन पर प्रोवाइड किया। कई बच्चों का कहना था सर 13 वाला भी करा दीजिए, और मैं अभी फिलहाल 18 वाला सेशन ले रहा हूं, और 18 वाला सेशन अगले 2-3 दिन के अंदर मैं कंप्लीट करके 13 वाला भी और कुछ ऑथेंटिक मॉडल पेपर लंबी मैराथन में आपको कवर कराने जा रहा हूं। ये सब चीज हमारे इस तैयारी का पार्ट रहेगा। मैं आज कराने जा रहा हूं एक PYQ जो कि 18 जून 2018 को शिफ्ट 2 में पेपर हुआ था। पूरी एनालिसिस करूंगा, पूरी व्याख्या करूंगा, बस आप लोग एंड तक वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, हर प्रश्न को मिला लीजिएगा। लेकिन याद रखिए, जब मैंने इस पेपर को देखा तो मुझे लगा कि यह एक बहुत बैलेंस पेपर था। यह पेपर शुरू में एक बार भयभीत किया, मतलब प्रश्नों को स्टैंडर्ड को थोड़ा सा बढ़ा के रखा। स्टार्टिंग के 3-4 प्रश्नों में आप देखोगे तो अभी खुद ही रियलाइज होगा। उसके बाद धीरे धीरे उसने प्रश्नों के स्टैंडर्ड को अप डाउन करना शुरू कर दिया। हर परीक्षा की यही नियति होती है, और सही में परीक्षा का मतलब ही होता है आपको गुमराह किया जाए, आपको थोड़ा कंफ्यूज किया जाए। उसी से बच लिया तो सफल हो गए। समय ना लेते हुए मैं शुरुआत करता हूं, लेकिन शुरुआत करो इससे पहले मैं आप सबसे यही कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब किए रहिए, जो मैथमेटिक्स का चैनल है, और साथ साथ इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन किए रहिए, जिससे हम आपको PDF कंटेंट और तमाम जो सूचनाएं होती है उसको हम आपको समय समय पर भेजते रहें। अब मैं शुरू करता हूं, सीधा सीधा प्रश्नों पर आता हूं। प्रश्न के लिए पहले जान लीजिए कि यह यूपी कांस्टेबल 18 जून 2018 शिफ्ट 2 का होने वाला पेपर था। इस पेपर के प्रत्येक प्रश्न की एनालिसिस मैं आपके सामने अब कराने जा रहा हूं। पहला प्रश्न बोर्ड पर आ चुका है, ध्यान से देखिएगा। लिखा क्या है, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 5, 4 और 2 है। यदि एक नए कमरे में लंबाई को 40% और चौड़ाई को 25% से बढ़ाया जाता है तो कमरे के चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल अगर मुझे एक समान रखना है हेतु ऐसे कमरे के आयतन में क्या बदलाव किया जाएगा। मैंने इसको क्लासरूम में कराया था इस प्रश्न को, लेकिन फिर भी आप अच्छे से देखिए कैसे करना है। आप सब जानते हैं कि अगर जिस कमरे में आप रहते हैं इसकी एक लंबाई होती है, इसकी एक चौड़ाई होती है, इसकी एक ऊंचाई होती है। इससे 2 चीजें हम अभी डिफाइन कर दें। एक तो कमरे की कैपेसिटी अर्थात कितनी हवा है, जो आयतन बताती है, जिसके लिए आप लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई का उपयोग करते हैं। दूसरी चीज चारों दीवारें होती है, जिसमें न फर्श होता है न छत होता है, अर्थात सामने की दीवार, पीछे की दीवार, बगल की दीवार, बगल की दीवार। दीवारों का मेजरमेंट अगर एक आयत के रूप में आप करिए, अगर दीवारों को गिराकर फ्लैट करके सोचिए तो लंबाई के साथ ऊंचाई इन्वॉल्व है, वही सेम टू सेम दूसरी तरफ चौड़ाई के साथ ऊंचाई इन्वॉल्व है। मतलब कभी भी किसी भी आकृति के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, अर्थात वह घनाभागार आकृति है, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल अगर किसी अन्य ठोस आकृति से कंपेयर किया जाए तो सीधा सीधा आधार का परिमाप क्या होता है, 2l+b। अगर वह आयत है इंटू ऊंचाई, आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई होता है। तो सब बातें बहुत ध्यान से क्लियर करते रहिएगा। यहां पर जो रेशियो दिया है इनकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट में, वह 5, 4 और 2 दिया है, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि यहां पर जब मैं कंपैरिजन देख रहा हूं, मतलब इंक्रीज देख रहा हूं, तो 40% और 25% के बढ़ाने की बात की जा रही है ना। इसलिए आप इस डेटा को थोड़ा आसान और अच्छा लीजिए, जिससे कि हम 40% और 25% का उपयोग आसानी से कर सकें। मैं अगर इस 5 को 10 कर दूं, उस 4 को 8 कर दूं और 2 को 4 कर दूं, मैंने सबको डबल कर दिया, तो रेशियो अपना 10, 8 और 4 का बन गया। कितना बन गया? 10, 8 और 4 का बन गया। अब क्वेश्चन क्या बोला है, यदि नए कमरे में लंबाई को, अभी तो फिलहाल वही मेजरमेंट है जो कमरा आपका ओरिजिनल है, नया कमरा यहां पर हम अगर लंबाई को 40% बढ़ाते हैं और चौड़ाई को 25%, तो 40% निकालना आसान हो गया, क्योंकि किसी भी संख्या का 10% क्या होता है, एक अंक पर दशमलव लगाइए, मतलब 1 होगा, 40% मतलब 4 होगा, तो कंफर्म हो गया। जैसे अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करें और 40% बढ़ाएं तो सीधा सीधा यह 14 हो जाएगा, इसकी मेजरमेंट 14 हो गई। उसी तरह से अगर हम 25% बढ़ाते हैं तो 25% 1/4 होता है। कितना होता है? 1/4 होता है, और 1/4 के हिसाब से अगर हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर 1/4 अर्थात 2 बढ़ेगा, मतलब यह 10 हो जाएगा।
और ऊंचाई में देखिए यहां पर अभी हमको परिवर्तन करना है। फिलहाल अपने पास लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है। नया कमरा हमारे सामने, ऊंचाई में तो कोई परिवर्तन की बात ही नहीं किया, अभी तो फिलहाल वैसे ही है। अब इसने हमसे कहा क्या, बात को ध्यान से देखिएगा। इसने हमसे कहा है यहां तक के बाद कमरे के चारों दीवालों के कुल क्षेत्रफल को एक समान रखने के लिए, पहले तो आप बताएं यहां पर चारों दीवालों का क्षेत्रफल क्या होगा, जिसे एलएसए कहते हैं। इसका फार्मूला होता है ट्वाइस एल प्लस बी प्लस एच, एल प्लस बी प्लस एच होता है, सॉरी ट्वाइस एल प्लस बी इंटू एच होता है, करेक्ट। तो इसके लिए अगर आप अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस एल प्लस बी मतलब 10 8 18, 18 गुणे आप कितना कर दीजिए 4, मतलब ये 4 दूना 8, 18 8 144 हो गया। यहाँ पर एरिया कितना है 144 है। इसी प्रकार से अगर हम इसके लिए बात सोचें और डिफाइन करें कि यहाँ पर यह कैसे 144 हो जाए, मतलब हम चाहते हैं कि 144 रहे और यहाँ पर यह ऊंचाई को आपको तय करना पड़ेगा खुद ही क्या हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं 144 बनाने के लिए, मतलब समान रखने के लिए ट्वाइस लिखिए, एल प्लस बी मतलब 24 करिए, इंटू एच आपको सोचना पड़ेगा क्या हो जाएगा जिससे कि 144 बना रहे। इसको कर दीजिए 72 हो गया और एच का मान 24 या 72, अर्थात एच को यहाँ पर कितना रखना पड़ता, इसकी जगह पर 3 रखना पड़ता, करेक्ट है। अब आपको कंफर्म हो गया कि जो नया है 14 है, 10 है, 3 है, जो पुराना था 10 था, 8 था, 4 था। अब कह रहा है कि आयतन में कितने प्रतिशत का बदलाव करना होगा। आयतन होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। देखिए जो आपका ओरिजिनल था उसकी लंबाई 10 थी, चौड़ाई 8 थी, ऊंचाई 4 थी, करेक्ट। जो न्यू है, जो नया आया है उसकी बात करा जाए, लंबाई 14 है, चौड़ाई आपकी 10 है और ऊंचाई कितनी है 3 है। यह सतत चेंज हम लोग अप्लाई करते हैं और ऐसे में जो इधर इधर कट सके उसको काट दिया करिए। जैसे जो कट रहा है काट रहा हूं, 2 दूना 4 होता है, 2 सत्ते 14 होता है और फाइनली कोई चीज कैंसिल नहीं हो रहा है। 8 दूना कितना होगा 16, यह मान 16 हो गया और 7 त्रिक कितना होता है 21, यह मान 21 हो गया। 16 से कितना बढ़ रहा है 5 बढ़ रहा है, मतलब 5 गुणे 100 बटे आप 16 कर दो तो 4 चौके 16 होता है, 4 25 बार 100 होता है, 25 पंचे 125 बटे 4 होगा, 4 तिया 12 हुआ, 4 1 के 4 हुआ, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 31.25% की बढ़ोतरी अर्थात वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन होगा। एक ठीक ठाक सा प्रश्न है, अक्सर लोग कंफ्यूज होंगे और निश्चित तौर पर कंपटीशन से बाहर होंगे अगर ऐसा प्रश्न आपकी परीक्षा में आता है और आएगा। 2D 3D का ऐसा प्रश्न आपको दिखेगा तो प्लीज तैयार करो ऐसे प्रश्नों को और रेडी रहिए ये सब चीजों पर। अगले प्रश्न पर आइए। यान किसी कार्य को 15 घंटों में पूरा कर सकता है। यान से काम कराइए तो 15 घंटे में पूरा कर सकता है, जबकि वही कार्य अगर मानस से करवाइए, प्रश्न को पढ़ते जा रहे हैं, डेटा लिखते जा रहे हैं, मानस से उसी कार्य को करवाते तो 21 घंटे का वक्त लगता है। काम पूरा होने तक यान से शुरू करते हुए दोनों बारी बारी 1 घंटा काम करते हैं, ठीक है। यान से प्रारंभ करके बारी बारी अर्थात अल्टरनेट डेज पर दोनों काम करते हैं। आप जैसे अल्टरनेट का एकांतर कॉन्सेप्ट जानते हैं, शुरुआत कोई करता है, एक एक दिन के अंतराल पर वो लोग कार्य करते रहते हैं, ठीक है। जैसे उसमें अल्टरनेट का मतलब ही होता है कि पहले दिन हम करें तुम आराम करना, दूसरे दिन तुम करो हम आराम करेंगे, यह सीक्वेंस होता है। इसके लिए होगा क्या, कंडीशन पहले पूरी पढ़िए। यान से शुरू करते हुए बारी बारी से एक एक घंटे काम करते हैं, केवल अंतिम पारी के दौरान जब लास्ट स्टेज आती है काम पूरा होने तक दोनों में से एक व्यक्ति 1 घंटे से कम अवधि हेतु काम कर सकता है, ठीक है। काम को पूरा करने में उन्हें कुल कितना समय लगेगा ये आपको डिसाइड करके बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल वर्क निर्धारित करिए। टोटल वर्क वह संख्या होती है जो उनके समयों से कट जाए, समय से कट जाए, समय उनके दिए हैं, यह संख्या 105 होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब उनकी क्षमता निकालिए कि अगर वो घंटे 15 लगाते हैं तो प्रति घंटे 7 काम करता होगा, प्रति घंटे 5 काम करता होगा, ये इनकी क्षमताएं। अभी काम का टारगेट है 105, कितने का 105। काम की स्टार्टिंग करते हैं हम लोग यहाँ पर और एंड भी करना है, ये भी ध्यान दीजिए, काम की स्टार्टिंग होगी एंड भी करना है। 105 काम की हमारी प्लानिंग हो गई। अब चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं और अंत भी करेंगे। स्टार्ट किया किससे, कैसे स्टार्ट होता है, यान से प्रारंभ करके एक एक दिन के अंतराल पर। पहले कौन करेगा यान, कितना काम बोलो 7, फिर कौन करेगा मानस, कितना कार्य 5, 7 5 क्या होता है 12, अर्थात 2 घंटे में 12 कार्य, 2 घंटे में 12 कार्य। तो ऐसे 2-2 घंटे के हम पेयर बनाना शुरू करेंगे। इसके लिए हमने क्या किया, इस 12 मतलब जो क्षमता है इससे मैंने 105 को भाग किया। जब भाग किया तो 12 8 96 मतलब 8 बार गया। 8 बार का मतलब 8 दूना 16 होता है, 16 घंटे लगे और 16 घंटे में 96 कार्य पूर्ण हुआ, 96 कार्य समाप्त हुआ, डन हुआ, ठीक है। अभी अगर हम 105 में 96 निकाल दें तो बचा कितना अपने पास बताइए, 4 5 9 कार्य शेष बचा। अब इस हिसाब से जब पेयर समाप्त हुआ होगा तो मानस ने एंड किया होगा, तो काम करने आगे कौन आएगा, यान आएगा। यान कहेगा हमको दीजिए काम,
तो पूछा जाएगा भैया आप कितना काम कर सकते हो, तो कहेगा सर 7 कर सकता हूं। 9 में 7 काम किया, 1 घंटे लगाया, मतलब अभी तक देखो 16 घंटे लग चुके थे, 16 में 1 घंटा और बढ़ गया, काम अभी फिर कितना बचा, 2 काम बचा। अगला नंबर किसका आएगा, मानस का आएगा। मानस क्या करता है, एक दिन में 1 घंटे में 5 कार्य, तो उसको लगेगा 2/5 घंटे, 2/5 घंटे। अब 2/5 घंटे को आप मिनट में कन्वर्ट कर दें तो 60 से आप गुणा कर दें, 5 12 बार, 12 दूना 24, अर्थात इसे 24 क्या लिखेगा बताइए, 2 कार्य है और मिनट को सॉरी एक मिनट था सॉरी सेकंड में कन्वर्ट करें, बात वही होती है, सेकंड लगा, मतलब एक प्रकार से 1 और बढ़ा प्लस आपके सामने 24 सेकंड बढ़ा, अर्थात 16 1 17 होता है, 17 घंटे हो गया। अच्छा घंटे ही मिनट है, मैं मिस कर गया होऊंगा शायद, तो सॉरी उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, बाकी चीजें आपकी वही है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। 17 घंटे और 24 मिनट लगेगा, नॉट सेकंड, मिनट लगेगा, 24 मिनट में यह कार्य पूर्ण हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। पहला ऑप्शन देखिए, 17 घंटे और 24 मिनट में कार्य आपका पूर्ण होगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न पर ध्यान रखिएगा, कमांड रखिएगा, बिल्कुल समझ कर रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रसून एक निश्चित गति से 180 किलोमीटर की दूरी तक साइकिल चलाता है। कितनी गति से, 100, किसी निश्चित गति से, गति क्या है पता नहीं। अब इसको जैसे अगर करा जाए तो यह प्रश्न पहले तो पढ़ लेते हैं हम लोग ध्यान से। प्रसून एक निश्चित गति से 180 किलोमीटर की दूरी तक, एक 180 किलोमीटर की दूरी है, इसको पूर्ण करने में वह एक निश्चित गति से साइकिल चलाता है। वह प्रति घंटे 2 किलोमीटर की धीमी गति से साइकिल चलाता है। हाँ, यदि वह अपनी साइकिल की स्पीड को 2 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दे तो उसे गंतव्य तक पहुंचने में और 3 घंटे ज्यादा लग जाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित विकल्पों में से किलोमीटर प्रति घंटे में उस गति का चयन करें जिसमें वास्तव में प्रसून ने साइकिल चलाई थी, मतलब किस गति से साइकिल उसने चलाया था। हम इसको ट्रेडिशनल चाहे तो कर सकते हैं, जैसे कैसे कर सकते हैं आप समझिएगा। अगर हम उसकी ओरिजिनल स्पीड को x मान लें, तो आप समझ रहे हैं कि x की चाल से चलकर x किलोमीटर प्रति घंटे अगर उसकी ओरिजिनल स्पीड मान लें तो समय कितना लगेगा, 180 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कहा गया अगर चाल को क्या कर दे, चाल को उसने क्या कर दिया है, 2 किलोमीटर की धीमी गति से, मतलब इसमें 2 कम कर दे, अर्थात उसकी नई स्पीड s2 जो होगी वो अगर मान लो x-2 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई, तो इस हिसाब से उसको जो समय लगेगा बताइए कितना होगा, 180 बटे x हो जाएगा, x-2 होगा जो ज्यादा समय होगा। इनका डिफरेंस 3 का होगा, यहां से वैल्यू कर सकते हैं, बट ऐसे करना ठीक नहीं है। मैं आपको इसको कहूंगा कि आप ऑप्शन का सहारा लीजिए, वो ज्यादा परफेक्ट रहेगा आपके लिए। जैसे अगर मान लो, पहली चीज तो मैं उस डेटा का उपयोग करूंगा जो 180 को डिवाइड कर दे, हालांकि सारे कर रहे हैं इसलिए इसमें बहुत हम लोग रिलैक्स नहीं हो पाएंगे। मान लो ओरिजिनल स्पीड 9 है, तो 9 की गति से अगर साइकिल चलाएगा तो कितना समय लगेगा बताओ, 180 बटे 9 कर दें, 20 घंटे लगेगा। और अगर हम इसमें भी 2 कम कर देते हैं तो 7 से तो यह भाग ही नहीं हो पाएगा, तो इसको छोड़ दीजिए अभी। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। फिर हम अगली स्पीड पर चलते हैं, मान लीजिए 10 है, तो 10 से अगर डिवाइड करते हैं 180 को, कितना घंटे लगेंगे, 18। 10 को 2 कम करते हैं तो 8 होगा, 180 बटे 8 करी दे, अभी पूर्णांक में नहीं आ रहा हमको, दरअसल 3 घंटे ज्यादा लग रहा है ना, तो इसको भी छोड़ दीजिए, अभी आपके काम का नहीं है, 10 भी गया आपका। अब अगले पर आते हैं हम लोग, यहाँ पर 12 लेते हैं। ठीक है, 12 लेते हैं, ऐसे कर लेना, इस प्रश्न का सबसे अच्छा तरीका है करने का। 180 को आप 12 से भाग करें, ठीक है, कितना लगेगा बताइए, 15 घंटे लगेंगे। अब इसमें से अगर हम 2 कम करेंगे तो 180 बटे 10 होगा। ठीक है, अभी कितना घंटा, 18। देखिए 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं कि नहीं। चाल को जब 2 घंटे कम किया किलोमीटर प्रति घंटे तो समय 3 किलोमीटर प्रति घंटे 3 घंटे बढ़ गया। तो बढ़िया है कि आप इसको ऐसे मैच करा लेना, ये ज्यादा परफेक्ट तरीका है इसका हल करने का। ओरिजिनल स्पीड उसकी 12 किलोमीटर पर आवर थी। थर्ड क्वेश्चन राइट सोल्यूशन आपका बनकर सामने आ रहा है। आशा करता हूं समझ में आया होगा, आप लोग कंफर्म कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, जो पूर्ण वर्ग नहीं है उसको बताना है। अब जैसे ऑप्शंस दिए गए हैं अपने पास, 56 25 है, 72 25 है, 36 25 है, 90 25 है। एक बात मैं आपको कंफर्म कर दूं कि अगर किसी संख्या के अंत में 5 है तो पूर्ण वर्ग के लिए उसके दहाई पर 2 होना चाहिए। ठीक है, ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि कोई भी संख्या आप ले ले जिसके अंत में 5 हो, जैसे 15 है, 25 है, 35 है, ठीक है, 45 है, कोई भी ले लीजिए, 55 है, 65 है, कुछ भी ले लीजिए। आप इनका जब वर्ग करेंगे तो अंत में 25 आएगा और जो संख्या बच रही उसको उसके सक्सीजर अर्थात क्रमागत संख्या से मल्टीप्लाई करें, 1 दूना 2 होगा। ऐसे इसके लिए भी देखो 25 आएगा और 2 तिया 6 होगा, इसके लिए भी 25 आएगा और 3 चौके 12 होगा। ऐसे बढ़ते जाइए, 25 आएगा, 4 पंचे 20 होगा। इसी क्रम में हम देख रहे हैं।
एक बात तो मुझे समझ में आ रही है कि 25 तो चलो ठीक है, सबके अंत में है और इसमें भी है सबके अंत में, देखिए। लेकिन उसके पहले का जो नंबर है, चाहे जिस संख्या को देखिए, जैसे 2 है, 6 है, 12 है, तो इससे क्या समझ में आ रहा है, 1 गुणे 2 है, 2 गुणे 3 है, 3 गुणे 4 है, मतलब वो क्रम, मतलब उनके बीच क्रमागत डिफरेंस है, एक का अंतर है। इसमें देखिए 5 56 है, तो 56 को 7 गुणे 8 लिख सकते हैं, 7 8 में 1 का डिफरेंस है। 72 में 8 और 9 लिख सकते हैं, 8 9 72 है। 90 में आप 9 गुणे 10 लिख सकते हैं, लेकिन 36 36 ही है, वह 6 गुणे 6 है, तो इसको छोड़ दीजिए, यही संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी, बाकी सारी संख्या आपकी पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सॉल्यूशन, जिसको मैंने सर्कल में लिखा है, ये है उसका उत्तर। 36 25 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अगले प्रश्न पर आइए। सरलीकरण के 1-2 प्रश्न आपको दिख जाएंगे। जितने भी प्रकार के सरलीकरण की कंडीशन आप जानते हैं, आप उसको जरूर प्रैक्टिस में रखना, ठीक है। 1 प्रश्न 2 प्रश्न आएगा, कभी गलती से एक क्वेश्चन गलत हो गया तो बड़ा अफसोस मलाल होगा आपको। ध्यान से देखिए कैसे करना है। बॉडमास का नियम लगता है, हाँ, ब्रैकेट आपका कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, और डिवीजन का प्रियोरिटी, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, आपका यूज सबको कंफर्म करके रखना। इस क्वेश्चन को करिए। ब्रैकेट के हिसाब से चलते हैं तो आपके सामने देखिए, सबसे इससे पहले इसको ही कर लीजिए, 16 85 16 होगा। गुणे है, इस डेटा को देखिए आपके पास क्या है, 26 माइनस 8/3 है। 26 माइनस क्या है, 8/3 है, और इसको भाग करना है किससे, 12 से। 12 से भाग करना, तो एक प्रकार 12 जो है भाग करेगा ही दोनों को, मतलब कंफर्म करते हैं 12 से भाग करना है, और 16 से फाइनली गुणा करना है। जब आ जाएगा तो पहले इसको भाग कर लीजिए, फिर हम लोग यहाँ पर फाइनल गुणा करते हैं, क्या हो जाएगा आंसर समझते हैं। सबसे पहले इसको देखिए कितना होगा, और भी टर्म इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जैसे हम मान चुके हैं कि यह ऐसे ही होगा जो यहाँ पर नंबर आपके सामने लिखा है। फिलहाल इसको धीरे फॉलो करिए। 3 छंगे 18 होता है, 3 छंगे 18, और 3 दूना 6 कितना होता है, 3 छंगे 18, 3 दूना 6 7 होता है। -8 कर दें, बटे 3 कर दें, इधर गुणा 16 रखे रहिए, और इधर आपके पास भाग है 12, तो मतलब गुणा 1/12 कर दीजिए, कंफर्म हो जाए सारी चीजें ना। चलिए, आपके पास अब सिचुएशंस क्या रह गई, कंडीशंस क्या हैं, इसको फॉलो करते हैं। इट इज नाउ 70, ये देखो 16 है, गुणे 70 है, बटे 3 है, गुणे ये 12 है, मतलब 1/12 है, 1/12 है। आइए देखते हैं क्या सिचुएशंस आ रही हैं। जैसे 4 चौके 16 होता है, 4 तियां 12 होता है, ठीक है, 4 तियां 12 होता है। अब जब आप इस प्रश्न को कर रहे होंगे तो आपको निश्चित तौर पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर उत्तर कितना आ रहा है, हमारे पास उत्तर आ रहा है 4 गुणे 70 बटे आपका 9 हो रहा है, अर्थात 7 चौके 28, अर्थात 280/9 है। 9 त्रिक 27 होता है, ऐसे देखा जाए 9 त्रिक 27 होगा, 1 0 9 1 के 9 31 दशमलव समथिंग हो रहा है। यह एग्जाम में गलती की गई थी। जब आप इस एग्जाम को अगर इसका पेपर उठा के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वहां पर ये ऐसे ही प्रिंटेड था, मतलब उस समय परीक्षा में ऐसे इस क्वेश्चन को प्रिंट किया गया था। हाँ, बाद में इसके रिजल्ट को 32 स्वीकार किया गया था, मतलब इसके मान को लगभग 31 दशमलव समथिंग करके, अर्थात 32 स्वीकार किया गया था। तो ये प्रश्न में गलती थी और उसको स्वीकार किया गया था बोर्ड द्वारा कि हाँ ये गलती हुई है, यहाँ पर ऑप्शन में हम मिस किए हैं, डेटा कटने वाला नहीं है, लेकिन उन्होंने सबको जनरल करके यहाँ पर 32 नंबर प्रोवाइड किया था, मतलब 32 वाले को सही माना था। जिस बच्चे ने 31 दशमलव समथिंग करके यहाँ पर उसको नियरर 32 मान लिया था, उनको पूरा का पूरा नंबर मिल गया था। तो आप भी ऐसे प्रश्नों पर बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, यह प्रक्रिया प्रोसेस सब सही है, बस आपको क्या करना था, उसको सही तरह से जजमेंट में लाना था, सही तरह से उसका निर्णय लेना था। आशा करता हूं समझ में आया होगा। कंफर्म कर लेना, ऐसे प्रश्नों को तैयार करना है। अगले क्वेश्चन पर आई। फिर देखिए आपके पास एक साधारण सा ही प्रश्न है, लेकिन अच्छे से कर लेना जरूरी है। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित समीकरण का हल निकालने हेतु सर्वाधिक उचित विकल्प का चयन बताएं। यहां पर भी उसी तरह से उचित विकल्प का चयन बताना है, मतलब आपको नियमता जोड़ना है सारी चीजों को, बिल्कुल कंफ्यूज होए बगैर। 6.59 और 2.26 जोड़िए, 9 7 16 6 22 की 2 हासिल 2, 7 2 9 5 14 2 16 की 6 हासिल 1, 6 2 8 1 9 हुआ, 19.62 है। 19.62 है जो पहले ही ऑप्शन में अवेलेबल है, पहला ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट हल है। ठीक है, सीधा सीधा जोड़ देना, बिल्कुल डाउट मत रखना कि हम ट्रिक लगाएं तभी जोड़ पाए, नहीं, टेबल भी बना लीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है। अगले प्रश्न पर आइए। पूछा है 13/18 है और 2/3 के बीच क्या अंतर है। देखो अंतर भी पूछ सकता है, कौन बड़ा है कौन छोटा है पूछ सकता है। इसका सबसे बढ़िया तरीका होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं तो आप क्या करो कि यहाँ पर 18 है, इसको आप 18 बनाने के लिए 6 से गुणा कर दो, इसको भी 6 से करना होगा। अभी हर दोनों के सेम हो गए, या 13 है या 12 है, तो कितना हो जाएगा बताइए, 13 - 12/18, अर्थात 1 कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। यही डिफरेंस है, इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है, करेक्ट है, इस प्रश्न का करेक्ट हल है 1/18। इस प्रश्न के लिए आप लोग उत्तर नोट कर लीजिए।
आपको दिया है सीधा सीधा 42, 60 और 72 अर्थात 72 का मासा पूछा है। एचसीएफ मासा वह संख्या होती है जो सबसे बड़ी मानी जाती है और प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। लेकिन ध्यान रखें कि मासा कभी भी दी गई संख्याओं में किसी से बड़ी नहीं हो सकती है, वह सबसे छोटी या उससे भी छोटी होती है। मतलब सबसे छोटी हमारी 42 है तो हमारी नजर 42 की तरफ है। 42 क्या सबको काट पाएगी? नहीं। तो अब आगे प्रोसेस समझिए। आपको गुणनखंड विधि, भाग विधि, तमाम तरीके से प्रश्न को डिसाइड करके दिया जाता है। हम भाग विधि, गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं, साथ साथ ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। कैसे? आपके पास ये टर्म्स दिए गए हैं मासा के, हमको पढ़ाया गया है कि मासा वह सबसे बड़ी संख्या होती है जो प्रत्येक को पूर्णतः काट दे। सबसे बड़ा कौन है? 12। 12 को लेते हैं, 12 से कटने का मतलब 4 से कटे, 3 से कटे। क्या यह 4 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो 12 का रोल खत्म हो गया। आया नंबर 6। 6 से सब जा रहे हैं, सीधा सीधा 6 सते 42, 6 दहम में 60, 12 छंगे 72। तो इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन आपका 6 होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हल आएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का हल है। बाकी गुणनखंड कर लो, भाग विधि है, तमाम अलग अलग तरीके हैं जिससे कि हम मासा ज्ञात कर लेते हैं। देखिए अगला ही क्वेश्चन क्या है? लासा का है, एलसीएम का है। और एलसीएम के इस क्वेश्चन को देखिएगा, नंबर है 25 है, 30 है और 60 है। हमें इसका एलसीएम फाइंड करना है। आपको एलसीएम के भी अलग अलग तरीके बताए जाते हैं। जैसे आपने एचसीएफ का पढ़ा उसी प्रकार से एलसीएम का भी नियम जानिए कि वह सबसे छोटी संख्या जो प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाए वही एलसीएम कहलाती है। और यह सबसे छोटी, सबसे दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी होती है। इससे मतलब यह किसी से छोटी नहीं हो सकती है। जैसे मासा जो होता है किसी से बड़ा नहीं हो सकता है, वैसे लासा किसी से छोटा नहीं हो सकता है। इसको सॉल्व करने के तरीके क्या हैं कि गुणनखंड से कर सकते हो, फैक्टराइजेशन भाग विधि से कर सकते हो, ऑप्शन पर भी जाकर के डिविजिबिलिटी डिसाइड कर सकते हो। जैसे अगर गुणनखंड का सोचें तो 5 गुणे कितना है? 5 है। यह क्या है? 2 गुणे 3 6 है, 6 पंचे 30 है। ऐसे यह क्या है? 2 दूना 4 है, 3 12 है, पंचे 60 है। करेक्ट है। अब आप ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। ऐसे में अगर हमें एलसीएम फाइंड करना है तो 3 वैरायटी के गुणनखंड है, 2 है, 3 है, 5 है। 2 का सबसे मैक्सिमम यूज कहां पर है? यहां पर है, 2 गुणे 2 है। 3 का सबसे मैक्सिमम उपयोग एक ही जगह पर एक बार है और 5 भी 2 बार है, 5 गुणे 5 है। तो मतलब आप इनका प्रोडक्ट करिए तो आपको तय हो जाएगा कि एलसीएम क्या होगा। 2 दूना 4, 3 12, पंचे 60, पंचे 300। इसका उत्तर एग्जैक्टली कितना आएगा बताएं? 300 आएगा। लेकिन आप इसको चेक कर सकते थे ऐसे भी, जैसे 25 है, 30 है और 60 है। करेक्ट। सबसे कटे मतलब सबसे पहले तो 25 से कटे, 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 5 से कटे, 6 से कटे, ये भी सही है। यहां पर देखिएगा 15 से कटे, 4 से कटे। 15 मतलब 5 और 3 से कटे और साथ साथ 4 से कटे। तो आपको डिविजिबिलिटी भी डिसाइड करना यहाँ पर सीखना चाहिए। सबसे पहली चीज, सब 5 से कट रहे हैं क्योंकि सबके अंत में 0 है, ये भी कंफर्म है। दूसरी बात, हम लोग यहाँ पर 3 से चेक कर लें क्योंकि 6 से करना है तो 3 से यहाँ पर भी है, तो 3 से कर लीजिए। और सबके अंत में 0 है तो 2 से करने की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम 3 से चेक कर रहे हैं, सब 3 से भी कट रहे हैं, देख रहे हैं ना, सब 3 से कट जाएंगे। अब अगला नंबर 4 का आता है। 4 से वही संख्या कटती जिसके अंतिम 2 अंक 4 से कटते हैं। ये 4 से कटेगा, ये 4 से कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये भी 4 से कटेगा। 4 का भी तय हो गया। बात आती है 25 की। 25 से देखिए कौन नहीं कटेगा, कौन कटेगा पहले सोचिए। जैसे ये तो वैसे भी खत्म हो गया, ये भी 25 से कटेगा, यह 25 से नहीं कटेगा, यह भी कट जाएगा। डाउट अभी 600 और 300 में है। मतलब दोनों सजेस्टेड हैं, दोनों वही काम कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमें सबसे छोटी संख्या चाहिए। तो छोटे के लिए हम लोग किसको प्रेफर करेंगे? डी ऑप्शन को। जैसे मैंने यहां पर बताया 300 आपका इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन हो गया। अब अगले प्रश्न पर आ जाइए, 10वां नंबर। यदि 121 चॉकलेट 7:4 के अनुपात में बांटा जाता है तो चॉकलेट का छोटा भाग क्या है? 7:4, हाँ, और टोटल 121। ऐसे में अनुपाती पदों को जोड़ो। 11 बराबर 121, 1 बराबर 11 होता है। छोटा क्या है? 4, 4 बराबर 44 होता है। 44 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है, बी ऑप्शन करेक्ट है। 44 नोट करिए, सही सोल्यूशन आपके सामने। 525 का 28%, 28% मतलब 28/100। अब आपको इसकी वैल्यू बतानी कि एग्जैक्टली इसका मान क्या होगा। देख लीजिए, 4 सते 28 होता है, 4 25 बार 100 होता है। 25 दूना 50 होता है, 25 एक के 25 होता है, 7 एक के साथ 7 दूना 14 होता है। 147 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का हल है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का हल है। 147 आप लोग नोट कर सकते हैं। ये भी वैसे देखिए आसान सा है। 65 गुणे 220/100 कर दीजिए। ठीक है, एक 0 चला गया। 5 13 बार होता है, 5 दूना 10 होता है, 2 11 बार होता है, 13 के 13 होता है, 13 के 13 एक 14 होता है। 143 इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन है।
सी ऑप्शन 143 राइट सोल्यूशन इस प्रश्न का बनकर सामने आ रहा है। तो आसान आसान प्रश्न भी आए थे इस सेशन में। यही मैंने आपसे शुरू में कहा था कि इसमें कई प्रकार की विविधता आपको दिखेगी इस पेपर में, आपने नोटिस किया होगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप पहला देखिए, इसको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते 13 पर। किसी वस्तु को 693 में बेचकर स्मृति को 26% का लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, स्मृति ने कितने रुपए में उस वस्तु को खरीदा था? 26% का लाभ मिलना मतलब क्या होता है? 26% का लाभ मिलना अर्थात ये होता है कि अगर कोई वस्तु 100 में हमने खरीदा था, 26% बढ़ाकर हमने उसको 126 में बेचा था, यह विक्रय मूल्य है। आपको 126 का मान दिया हुआ है, कितना? 693। आपको 100 का अर्थात क्रय मूल्य फाइन करना है। तो आप इसको चेक कर लीजिए कितनी बार जा रहा है। ठीक है, कितनी बार जा रहा है उसी से डिसाइड हो जाएगा। अब 126 आप इसको डिवाइड करिए, कितना हो जाएगा? 7 छंगे 42 होता है। 8 अगर हम इसको डायरेक्टली डिवाइड कर देते, देखिए कुछ तो पहले ऐसे कैंसिल कर लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। 2 छंगे 12 होता है, 2 तिया 6, ये 50 हो गया, ये 50 हो गया। आप इससे डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा 63 होगा, फिर एक बार जाएगा 63 अर्थात 11 बार जाएगा। 11 को 50 से गुणा कर दें, 550 रुपए हो जाएगा, जो कि आपको पहले ही ऑप्शन में दिया गया है, उस वस्तु का क्रय मूल्य माना जाएगा। क्लियर हो रही बातें? सब लोग अच्छे से क्लियर कर लीजिए, समझ लीजिए और बताइएगा अगर आप लोग कुछ कंफ्यूज हैं, डाउट में है तो वीडियो के एंड में आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, 14% की छूट पर एक खिलौने की बिक्री रुपए 215 में की गई। 14% की छूट पर 215 रुपए में बेचा गया। जैसे अभी बढ़ाकर अर्थात लाभ पर बेचा गया था, वैसे वस्तु के दाम को कम करके बेचा गया है। कैसे? वस्तु का दाम अगर प्रिंटेड 100% है, 14% कम कर रहे हैं ना, तो वही सिस्टम है। अगर आप चाहे तो भिन्न से बना लें, चाहे 14% कम करके इसको 86% कर दें। 86% का मान 215 आपको दिया हुआ है, आपको इस 100% का मान बताना है कि एग्जैक्टली इसका मान क्या हो जाएगा। खिलौने का अंकित मूल्य पूछा, देखिए वहां पर प्रश्न है आपके सामने। इसको भी डिवाइड कर दे, 2 से देखिए 43 बार हो गया, 2 से 50 बार हो गया। तुलना बगल बगल ऊपर नीचे हो जाती है, कैंसिलेशन हो जाता है, तिरछा नहीं होता बस। ये देखिए 5 बार जा रहा है, 5 को आप 50 से गुणा कर दें, 250 रुपए उसका प्रिंटिंग प्राइस रहा होगा। 250 इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन है, ऑप्शन नंबर सी आप नोट करें। इस प्रश्न का करेक्ट हल आपका 250 रुपए माना जाएगा। 14 नंबर आपका डन हो चुका है। क्लियर हो गई बातें? अगले प्रश्न पर चलते हैं। 4% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज पर 5 रुपए 5 वर्ष हेतु रुपए 3750 का निवेश करने पर ब्याज जो प्राप्त होगा वो हम लोग को बताना है। तो यहां पर दर कितनी है? 4% प्रतिवर्ष। समय कितना दिया गया है? 5 वर्ष। समय है 5 वर्ष और निवेश कितना प्रिंसिपल है? 3750 रुपए। आपसे साधारण ब्याज पूछा है कि एग्जैक्टली कितना हो जाएगा। तो साधारण ब्याज हम लोग निकालते हैं जो होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। अपने हिसाब से आप इसको तय करिए, तो फार्मूला होता है। बाकी जैसे मैंने आपको बताया कि दर और समय को मिला दें, तो 5 चौके कितना हो गया? 20%। 20% को आप 1/5 लिख दें और कहिए यह प्रिंसिपल है, यही ब्याज है। यह प्रिंसिपल है, यही क्या है? ब्याज है। तो आपको प्रिंसिपल दिया है 5, जो कि वहां पर ओरिजिनली है 3750 और ब्याज 1 का मान पूछ रहा है। 5 सते 35 होता है, 5 पचे 25 अर्थात 750 रुपए साधारण ब्याज होगा। ठीक है, यहीं पर मूलधन पूछा होता तो मिश्रधन पूछा होता अमाउंट, तो अमाउंट बराबर कितना हो जाता? 6 का मान निकाल लेते। फिलहाल अभी 750 डी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन बनेगा। 15 नंबर आपका कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट आते हैं 16 पर, 16वें नंबर पर। ध्यान से इसको भी देखिएगा। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और उसमें प्रॉफिट लॉस, जैसे बनाया है पेपर ना, तो ऐसे ही सेट किया जाता है। 2 मतलब कनेक्टेड ले लिया, फिर 2 कनेक्टेड प्रश्न ले लिया, तो आप देखेंगे तो कनेक्टिविटी ब्रेक नहीं करते हैं। साधारण दे दिए, चक्रवृद्धि दे दिए, ठीक है, और सरलीकरण के 2 उठा दिए, 2 लाभ हानि के ले लिए, 2% के ले लिए। आप देखिए एकदम कनेक्टिविटी सेट है इनकी। ठीक है, 10% की वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए 2100 के निवेश पर प्राप्त की जाने वाली ब्याज की राशि। अब वही है, देखिए यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। ब्याज दर कितनी है? 10% ना। 10% क्या होता है? 1/10। अर्थात हम इसको लिखेंगे क्या? 10 से 1 11। फिर क्या लिखेंगे? 10 से 1 11। 10 से 1 11। 2 वर्षों के लिए देखिए क्या बोला है? 2100 रुपए का निवेश हुआ है, मतलब प्रिंसिपल आपका 2100 है। यहां पर सबसे पहले प्रिंसिपल को चेक करिए और यह अमाउंट है। देखा जाए तो प्रिंसिपल 100 से कितना हुआ है? 121 हुआ है। 100 से 121 हुआ है, मतलब ब्याज कितना होगा? अगर आप चेक करें तो 100 से 121 मतलब 21 का ब्याज है। कितने का ब्याज है? 21 का।
आपको प्रिंसिपल दिया है मतलब 100 का मान, 100 बराबर कितना दिया है बोलिए, 100 बराबर आपको 2100 रुपए दिया है, 2100 दिया है। और ब्याज अर्थात 21 का मान बताना है, तो 0 0 से खत्म, 21 गुणे 21 441 होता है। बाकी सूत्र भी होते हैं, सूत्र का भी उपयोग कर सकते हैं आप। 441 बी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन बनकर आएगा, एकदम एग्जैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 17 पर। मिताली और जुलन ने क्रमशः एक पार्टनरशिप का आना तो तय है। मिताली और जुलन ने क्रमशः 336, देखिए मिताली हैं जिन्होंने लगाए 336 रुपए और एक जुलन है जिन्होंने लगाए 231 रुपए। 336 और 231 रुपए लगाए। कंडीशन क्या है, मिताली और जुलन ने क्रमशः 336 और 231 रुपए में एक कारोबार में निवेश किया, परंतु मिताली ने कुछ महीनों बाद पैसे वापस निकाल लिए। 12 महीने के समापन पर मिताली और जुलन द्वारा आपस में बांटे गए लाभ का अनुपात 2:3 है। मिताली ने कितने महीने बाद अपना पैसा निकाल लिया? दो तरह से इसको आप समझ सकते हैं, कितने महीने तक निवेश किया, बात एक ही है। जो व्यक्ति किसी व्यापार में जितने समय तक निवेश करता है वह टाइम उसके इन्वेस्टमेंट का टाइम माना जाता है। पैसे मिताली ने 336 लगाए थे, माना यन समय तक निवेश किया। जुलन ने पूरे 12 माह तक निवेश किया, उसने कोई पैसे नहीं निकाले। तो यही है, दो शब्दों में आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, कितने माह बाद पैसे निकाले या कितने माह तक निवेश किया, बात एक ही है। और इसको अगर आप कंपेयर करेंगे तो यह किसके अनुपात में आएगा? 2:3 में आएगा, 2:3 में आएगा। अब जो कट सके चीजें काट दें, डिसाइड कर दें, कंफर्म कर दें, सारी चीजें तय हो जाए। 3 चौके 12 होता है, ठीक है। 4 से डिवाइड करें, 4 8 32 होता है, 4 चौके 16 होता है, ये भी सही है। फिर आप देखो तो इसको क्या कर सकते हो बताइए, 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? 2 चौके 8, 2 दूना 4, 42 हो गया। 7 से काट दीजिए, 7 छंगे 42 होता है, 7 त्रिक 21 होता है, 7 त्रिक 21 होता है, ठीक है। और यन का मान अगर निकालना है तो एक तरह से 6n बराबर 33 है। और फिर देखो 3 दूना 6 है, 3 11 है 33, तो यन बराबर 5.5। 5.5 माह तक उसने अपने पैसे लगा रखे थे, अर्थात 5.5 माह बाद उसने अपने पैसे निकाल भी लिए और इतने समय तक उसने निवेश किया। भाई जो जितने समय तक निवेश करेगा उतने माह बाद ही तो पैसे निकालेगा अपना। तो इस प्रश्न 17वें का 16 का राइट सोल्यूशन 5.5 है। आप लोग अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए। 14 31 एवं एक अन्य संख्या का औसत 30 है। एक संख्या है 14, एक संख्या 31 है और एक यन है, यक्स है। औसत 30 है, तो तीनों का जोड़ क्या होगा? 90 होगा, क्योंकि औसत बराबर योग बटा संख्या होता है। योग बटा संख्या होता है, योग बराबर संख्या गुणे औसत होगा, ठीक है। तीनों का योग कितना हो गया? 90 है। उसमें से 2 का जोड़ पता है, 4 1 5 है, 3 1 4 है, प्लस x बराबर कितना? 90, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 45। वह तीसरी संख्या आपकी 45 है। ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन होगा। 19 नंबर पर आ जाइए। एक व्यक्ति ए 90 मिनट में किसी कार्य को पूरा कर सकता है, व्यक्ति बी वही काम पूरा करने में 54 मिनट का समय लगाता है। कन्फर्म? दोनों एक साथ मिलकर काम को पूरा करने में कितना समय लगाएंगे ये आपको बताना है। आसान है। ए करेगा किसी काम को 90 मिनट में, बी उसी कार्य को 54 मिनट में। अब दोनों मिलकर करते हैं तो बोलो कितना समय लग गया। एक ऐसी संख्या जो दोनों से कट जाए, तो आपको समझ में तो आ ही गई होगी संख्या। नहीं तो आप ऐसा सोचा करिए, जैसे आपको एलसीएम ना समझ में आए तो आप दोनों को काट दे, ऐसी संख्या सोचिए। तो 9 दोनों को काट रहा है, 9 भी काट रहा है, मेरे ख्याल से 18 भी, 18 ज्यादा सही रहेगा। 18 पंचे 90 और 18 तिया 54, यही हो गया टोटल वर्क। ये हो गया टोटल वर्क, करेक्ट है। अब इसका एलसीएम निकालिए, कितना होगा? 18 पंचे 90। यहां पर एलसीएम नहीं, क्षमता निकाल रहे हैं, क्योंकि ये टोटल वर्क हो गया, ये आपका टाइम है, समय है, ये समय है। अब इफिशियंसी, अर्थात इस काम को अगर हम इतने समय में कर सकते हैं तो प्रति मिनट, क्योंकि मिनट में है ना, प्रति मिनट हमने कितना काम किया? 3 काम। इसकी बात करो तो 54, 18 तिया 54, यहाँ 5 बचेगा। जैसे देखिए कैसे सेट किया जाता है। 18 पंचे 90, 3 बचा, 18 तिया 54, 5 बचा, करेक्ट। दोनों मिल गए तो क्या हो गई क्षमता बताइए? 8 हो गई। कितनी हो गई? 8 हो गई। अब 8 से कर दो भाग, 8 से करिए भाग, तो होगा भाग कितना बताइए? 2 चौके 8 होगा, 2 9 18, जो कट जाए काटिए। 9 पचे 45 तिया 135 होता है, बटे कितना कर दें? 4। भाग करिए कितना जाएगा? 4 तिया 12, 1 5, फिर 4 तिया 12, 33 तो मिनट हो गया। अभी 3 बचा है ना, ध्यान से देखिएगा, अभी 3 बचा है, क्योंकि 33 बार जाओगे तो 132 होगा। 132 के बाद अभी 3 मिनट बचा है, बट उस मिनट को हमें सेकंड में लिखना है, जबकि 3/4 लिखना पड़ेगा।
3 मिनट नहीं बचा था, 3/4 बचा था, क्योंकि 4 से भाग करना था। गुणे 60 कर दें, 4 15 बार होता है, 15 तिया 45, अर्थात 33 मिनट और 45 सेकंड, जो कि कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है, जो आप देख सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं, 33 मिनट और 45 सेकंड। इस शिफ्ट में टोटल 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के पूछे गए थे और मैं 20वां क्वेश्चन अब करा रहा हूं। ध्यान से देखिएगा। ललिता 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है या चल सकती है, अथवा 25 मीटर पर सेकंड पर साइकिल चला सकती है। ठीक है, वो चाहेगी तो चल सकेगी, तो 6 मीटर पर सेकंड की चाल से पैदल ही होगा ना, और साइकिल चलेगी, थोड़ा स्पीड बढ़ जाएगी, 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। यातायात के दोनों माध्यम का प्रयोग करते हुए उसे 650, ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा, ऐसा ध्यान रखिएगा, 650 मीटर की दूरी तय करने में 45 सेकंड लगते हैं। ललिता ने कितने समय तक साइकिल चलाई होगी? देखिए, पहला वाला भाग पैदल ही मानिए, ठीक है, पैदल है। क्या स्पीड थी उसकी? 6 मीटर पर सेकंड। दूसरा वाला भाग साइकिल मान लीजिए, और हैवी साइकिल क्या है, औसत चाल 25 है, 25 मीटर पर सेकंड। और पूरी यात्रा के दौरान इन दोनों साधनों का प्रयोग करते उसने 650 मीटर की दूरी को 45 सेकंड में तय किया। 650 मीटर की दूरी को 45 सेकंड में तय किया। तो 5 9 45 होता है, 5 13 बचे 65, 130 हुआ। हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 130/9, 130/9। अब आप एलिगेशन लगाइए, यहाँ पर एलिगेशन से हम उनकी चालों का अनुपात बता सकते हैं। तो इस समय हमको कंफर्म ही हो जाएगा कि मतलब चालों से समय निर्धारित होता है, सीधी सी बात है। तो इस प्रकार से एलिगेशन परफॉर्म करिए, और एलिगेशन के लिए आप क्या करेंगे, इसका डिफरेंस करेंगे। 6 9 कितना होगा, 54, और इसको घटाना है 130 से, 130 है ना, तो 10 से 4 6 होता है, 12 से 5 7 होगा, मतलब यहाँ पर आपका 76/9 आएगा। कितना? 76/9। इसी प्रकार से इसका डिफरेंस करिए, 25 9 225, 225 रहेगा, उसमें से आप 130 घटा दीजिए, बटे 9 करिए, अर्थात ये 95 बटे आ जाएगा, 95 हो जाएगा ना डिफरेंस, 95/9 हो जाएगा। 9 9 से खत्म हुआ। अब रेशियो बना लीजिए, इसका कितना होगा, रेशियो बनाएंगे तो हो जाएगा 19 × 95, 19 × 76, 5 अनुपाते कितना आ रहा है बताएं, 5 अनुपाते 4 आ रहा है। अब ऐसी कंडीशन में दोनों को जोड़ दीजिए, अनुपाती पदों को, तो 5 4 कितना हो गया, 9 हो गया। 9 बराबर टोटल समय कितना लग रहा था यहाँ पर बताइए, 45 सेकंड। कितना लग रहा था, 45। तो 9 बराबर 45, तो 1 बराबर कितना होगा, 5। 1 बराबर अगर 5 होगा, तो इसने पूछा था हमसे ललिता ने कितने समय साइकिल चलाई थी, तो साइकिल का अगर मुझे पता करना है तो आपके पास साइकिल का कितना है, 4 है। 4 पंचे कितना हो जाएगा, 20 सेकंड। तो राइट सोल्यूशन यहाँ पर इस प्रश्न का कितना हो रहा है, 20 सेकंड है, जो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया हुआ है। तो कंफर्म हो गया। तो इस तरह का प्रश्न मैंने कई मॉडल पेपर में भी कराया, इसको आप अच्छे से ध्यान दे दीजिएगा। इस तरह के प्रश्न पैटर्न सारी, अगर हम ट्रेडिशनल करेंगे तो इसमें समय लगता है, ऐसे करने से चीजें ऑटोमेटिकली डिसाइड हो जाती है। तो यह पूरा सत्र आप तैयार करिए, अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, और कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए, डरिए मत, संतुलित रहिए, आप अच्छा परफॉर्म करेंगे एग्जाम में, ये मेरा पूरा भरोसा है। बाकी सेशन कैसा लगा, और कोई आपके मन में विचार हो, कोई डाउट हो, दुविधा हो, आप लिखें कमेंट में, उसके हिसाब से हम फिर प्लानिंग करें और भी जो बेहतर हो सके आपको प्रोवाइड करें। मेरी तरफ से आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। मुलाकात अगली वीडियो में होती है जल्द ही। अगली वीडियो अच्छी खासी मैराथन के साथ, मॉडल पेपर के साथ हम आपसे फिर मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।